डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आज का जो ये पेपर है यह दूसरा सेकंड पेपर है और दूसरा वीडियो भी है। ठीक है, सेकंड पेपर जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का दूसरा वीडियो है यह, और यह दूसरा पेपर है आपका। इसके अंतर्गत आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर के आते हैं उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने सम्मिलित किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रबंधन से आप लोग परिचित होंगे, मैनेजमेंट यानी कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना प्रबंधन के, बिना मैनेजमेंट के, बिना प्लानिंग के हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो बस उसी प्रबंधन को शिक्षा के अंतर्गत जोड़ देना है। ठीक है, अब हम इस शैक्षिक प्रबंधन को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष, ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, शिक्षक संदिष्टाएँ, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। ठीक है, अर्थात शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जो कुछ भी, यानी कि शिक्षार्थी, शिक्षक से संबंधित जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उनकी पाठ्य पुस्तकें, लाइब्रेरी, उनके शब्दकोश, इन सब के प्रबंधन से होता है। दूसरा इसमें हम देखते हैं ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है। तो यह जो है ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक दोनों मिलकर के ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर का प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था कार्य करने वाले जो अभिकरण, उनका नाम बताइए। तो उसके अंतर्गत पहला जो है वह है एनसीईआरटी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के जो 3 संगठनात्मक जो संस्था हैं उनमें पहला एनसीईआरटी है, दूसरा एनसीटीई है और तीसरा इग्नू है। ठीक है, तो एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अब इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट जो आपके अति लघुत्तरीय जो प्रश्न आते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न जो हैं 2021 में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के आने की अधिकतर संभावनाएं रहती हैं। इनमें एनपीआरसी समन्वयकों के कार्यों को बताइए। तो इसके अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित होते हैं। एनपीआरसी समन्वय के जो कार्य हैं उनमें विद्यालय भ्रमण, ठीक है, विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन, विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षण एवं शिक्षण विधि मूल्यांकन होता है, और तीसरा जो बैठकों एवं संगोष्ठियों का आयोजन। ठीक है, 3 है, विद्यालय का भ्रमण करना, चेक करना विद्यालय को, दूसरा विद्यालय का श्रेणीकरण यानी कि उनके यहाँ के जो भौतिक वातावरण है और वहाँ शिक्षण एवं शिक्षण विधि का जो मूल्यांकन है उसका मूल्यांकन करना, और तीसरा जो है संगोष्ठी एवं बैठकों का आयोजन, और नेक्स्ट है प्रतियोगिताओं का आयोजन। ठीक है, 4 है कार्य एनपीआरसी समन्वय को। नेक्स्ट है टीईटी क्या होता है। तो टीईटी तो आप सब लोग समझते ही हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम। ठीक है, आरटीआई जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह 2009 में आया। तो इसकी धारा 2 में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्तियों के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता है, उसे शिक्षक पात्रता परीक्षण या टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन एनसीटीई द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो समय सारणी समय चक्र, विद्यालय का समय चक्र वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, यानी कि विद्यालय के समुचित प्रबंधन को समय सारणी के द्वारा ही संचालित किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी विद्यालय के लिए समय प्राप्त होता है उससे समय सारणी द्वारा निश्चित कर लिया जाता है कि कब किस समय पर क्या कार्य किया जाना है। नेक्स्ट है शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व, शैक्षिक भ्रमण में बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित किया जाता है, और दूसरा सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत सामाजिकता के गुण का विकास और दूसरा सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो विद्यालय का हृदय जो है वह समय तालिका को कहा जाता है।
नेक्स्ट, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य होता है? तो विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य है वह है शिक्षा का संचालन, छात्रों का विकास, चरित्र का निर्माण, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास, सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा मानव मूल्यों का विकास इत्यादि विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्थागत नियोजन से क्या आशय है? संस्थागत नियोजन से क्या आशय है? तो W.H. बुच के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था का योजना कहलाता है। ठीक है, यानी कि संस्थागत नियोजन के अंतर्गत कोई भी जो शिक्षण संस्थान है वह अपनी आवश्यकताओं एवं प्राप्त साधनों का उस संभावना के आधार पर जो भी विकास के लिए कार्यक्रम बनाती है उसे संस्थागत नियोजन कहते हैं या योजना कहते हैं। संस्थागत नियोजन का अर्थ क्या है? पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि भविष्य में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए प्लानिंग करना ही संस्थागत नियोजन है। विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पहले से योजना बनाना एवं उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसके ऊपर होता है? तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व जो है वह प्रधानाचार्य के ऊपर होता है। विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित समस्त कार्यों का जवाबदेही प्रधानाध्यापक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वह कार्यरत है। ठीक है, यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। अब प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से? इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 2016 में पूछा गया है। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य। ठीक है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन और नियंत्रण जो है यह सामंजस्य प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत जो भौतिक संसाधन है उनमें प्रधानाध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानाध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय और छात्रावास। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। शिक्षक, बालक एवं समुदाय। ठीक है, शिक्षक, बालक एवं समुदाय। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का कोना अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियाँ करता है। लर्निंग कॉर्नर यानी सीखने का कोना। ठीक है, जहाँ रहकर बालक जो है शैक्षिक गतिविधियाँ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है। लर्निंग कॉर्नर में समस्त प्रकार की जो भी सीखने से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वह व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती हैं लर्निंग कॉर्नर में। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या बताइए। तो कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या गिनतारा, कलरव और रेनबो। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो पाठ्यपुस्तकों के विकास में विशेष सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। पाठ्यपुस्तकों में छात्रों के मानसिक विकास के स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण जो है आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वह चित्र और उदाहरण के द्वारा ही, जैसे किसी भी वस्तु को देख करके या एग्जाम्पल के द्वारा वे बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो उनके मानसिक
उनके मानसिक स्तर, उनकी अवस्था, उनकी योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जानी चाहिए? तो सामान्य विद्यालय में कक्षा अनुसार और अध्यापक के अनुसार समय सारणी बनाई जानी चाहिए। बच्चों में प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। बालक को आत्मप्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना बालकों में सृजनात्मकता का, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य से क्या होता है? बालकों में आत्मप्रेरणा की भावना का विकास होता है और सृजनात्मकता का विकास होता है। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर रहती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे हम किसी भी वस्तु को देख करके सजीव उसका वर्णन, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में यदि हम मैप देखते हैं तो मैप को देखने, हम यदि ग्लोब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पृथ्वी गोल है। मैप देखते हैं तो मैप में हमें पता चलता है कि अमेरिका कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, भारत का भौतिक संरचना कैसा है, इसके उत्तर में कौन सा पर्वत है, इसके दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो इसी तरह से शैक्षिक भ्रमण भी है। जैसे मान लीजिए कोई ऐतिहासिक वस्तु है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, अगर हम उस स्थान पर जा कर के उसे हम देखते हैं तो उसे हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से शैक्षिक भ्रमण के अभाव में जो बालक है वह बुनियादी अनुभवों से दूर रहता है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट का नाम भी है, इतिहास, भूगोल और विज्ञान में भ्रमण जो है वह अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेल कूद से बच्चों के किन पक्षों का विकास होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खेल कूद से बच्चों के शारीरिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ शारीरिक नहीं, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता, इन सब का विकास होता है, ठीक है। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम बताइए। तो शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के अंतर्गत उपस्थित रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका और पत्र व्यवहार रजिस्टर, ठीक है। यानी उपस्थिति इस पे साइन करते हैं, वेतन का, मिड डे मील जिसमें खाना बच्चों का, और उनका जो है सर्विस बुक और पत्र व्यवहार। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रखरखाव, मिड डे मील। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर होता है? तो बीआरसी जो होते हैं वे ब्लॉक स्तर के होते हैं और एनपीआरसी क्या होते हैं? न्याय पंचायत स्तर की शैक्षिक गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है। बीआरसी ब्लॉक स्तर और एनपीआरसी न्याय पंचायत के स्तर की शैक्षिक गतिविधियाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, लखनऊ में, ठीक है। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में। प्रबंधन से आपका क्या तात्पर्य है? किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्री का उल्लेख कीजिए। तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जिनमें श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि। ये क्या है? एक तरह से सहायक सामग्री के रूप में बालक के शिक्षण अधिगम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। यानी मानवीय की सजीव जो वस्तुएं हैं जो मनुष्य के रूप में हैं और उनमें कौन कौन है? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय में भी ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ इत्यादि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, कुशल शिक्षक के गुण बताइए। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 और 2017 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। तो एक कुशल शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो प्रमुख गुण है, पहला जो है, एक सफल अध्यापक को छात्र प्रेमी होता है तथा वे अपने विद्यार्थियों के विकास में रुचि रखता है। वह उनके किसी भी कठिनाइयों को हमेशा दूर करने के लिए तत्पर रहता है। और दूसरा है, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए तथा ताकि उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं, छात्र आते हैं, उनका आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो।
अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना, छात्रों को भली प्रकार प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि छात्र प्रेमी होना चाहिए, उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए और छात्र अपनी योग्यता के अनुसार छात्रों का हर तरह से मदद करना चाहिए, जिससे कि उन्हें शैक्षिक परिणाम जो है उनका अच्छा आ सके। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन 2017 में आया है। तो इसमें हम देखेंगे कि अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग जो है वह विद्यालय के उपकरणों के मरम्मत हेतु, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी, यानी कि स्कूल से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं जिनमें बच्चों के उपकरण की, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी खरीदने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी खरीदने, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जिनके अंतर्गत झाड़ू, कूड़दान, कीटनाशक, विद्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था, प्रधानाध्यापक के कक्ष को सुसज्जित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पाठ्यपुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पाठ्यपुस्तकों, क्योंकि देखिए पाठ्यपुस्तक जो होते हैं या चित्र जो होते हैं वह बालकों के मानसिक जो स्तर होता है उसके संवाहक होते हैं, यानी कि बालकों का मानसिक जो स्तर के विकास में सहायक होते हैं। तो इसलिए किताब अच्छी होनी चाहिए, जो उसके चित्र होते हैं रंगीन एवं आकर्षक होने चाहिए। पाठ्यपुस्तक जो है सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। अगर नहीं कोई पढ़ाने वाला है तो बच्चे अपने से भी उनको देख के पढ़ सकते हैं। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्व मूल्यांकन का अवसर हो, यानी उसमें एक्सरसाइज के लिए भी कुछ पेज हों। पाठ्यपुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके और पाठ्यपुस्तक बच्चों के स्तरानुकूल, यानी कि उनके योग्यता, उनके अवस्था, उनकी योग्यता, उनके मानसिक स्तर के अनुरूप एवं रुचिकर हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। समेकित शिक्षा, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं, 2017 में आया है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत निःशक्त बालक बालिकाएं और शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, यानी कि निःशक्त सभी तरह के जो बालक हैं उनकी जो शिक्षा है, जैसे जिन्हें हम विशिष्ट बालक भी कहते हैं, वे और सामान्य बालक दोनों जो है साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर सके, उन्हें समेकित शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डाइट मेंटर के कार्यों को बताइए। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में 2021 और 2017 में 2 बार प्रश्न आया है। इसके अंदर प्रश्न है डाइट मेंटर कौन होते हैं। देख लेते हैं। कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उनका विश्लेषण करने के पश्चात इनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्गों के बच्चों एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी जो है उसका पूरा नाम न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र, ठीक है। एनपीआरसी न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र, इनके जो कार्य हैं वे न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का 1 माह में 2 बार पर्यवेक्षण करके, यानी कि उस एनपीआरसी के अंतर्गत जितने भी विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों का 1 माह में 2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। यदि कोई समस्या जब होती है तब उसके समाधान के लिए अपने से उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को देते हैं। यानी पहला जो है समस्या को ज्ञात करके उसके समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को भेजते हैं। दूसरा, नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए जो शैक्षिक प्रबंधन हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने के लिए सहायता करते हैं। न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उनके जो अनुमानित धन की आवश्यकता की भी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं, यानी वित्तीय जो समस्या है उसका भी समाधान करते हैं। नेक्स्ट है खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। तो खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत हैं प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एक अधिकार न होने देना, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, खेल के अवसर पर अध्यापक को उपस्थित अवश्य होना एवं मार्गदर्शन करना, कक्षा बार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना और स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लोच सिद्धांत क्या है। प्रबंधन साधन है न कि साध्य, इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा समय सारणी, वास्तव में प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है, ठीक है। यानी लोच का जो सिद्धांत होता है वह कठोर नहीं होता है बल्कि उसमें लचीलापन होता है। कोई भी जैसे समस्या है, यदि उसमें हम थोड़ा सा समय सारणी ही है, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो उसमें हम थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रख करके। शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। अच्छा वाचनालय जो है वह शांत, सुसज्जित एवं आरामदेह होना चाहिए। वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य बताइए। इनके प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ठीक है। यानी कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, राष्ट्रीयता, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जनतांत्रिक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सम्मिलित है। प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख करिए। इसके अंतर्गत प्रमुख घटक के अंतर्गत शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, ठीक है। 4 है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ बताइए। शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है। इसमें पढ़ाने में आसानी होती है। प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया जाता है, जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी, शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियाँ, प्रयोग में अपनाई जाने वाली विधियाँ, सावधानियाँ एवं स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है, ठीक है। शिक्षक संदर्शिका जो होता है उसमें प्रत्येक पृष्ठ पर पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है। इससे पढ़ाने में आसानी होती है और अगर आपको कोई नई विधि आती है तो आप उसमें जगह है शिक्षण युक्तियों पे
जो अपनाई जाने वाली सावधानियां हैं उनको भी सीखने का अवसर मिलता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के मुख्य उद्देश्य बताइए। इसकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश हो। सफल नेतृत्वकर्ता के 2 गुण बताइए। नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है कार्यकर्ताओं के साथ एकरूपता की भावना, यानी कि पक्षपात नहीं होना चाहिए और नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि वह किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है उनमें समरूपता स्थापित करे। दूसरा है समूह के सदस्यों की संतुष्टि। ठीक है, पहला जो है एकरूपता होना चाहिए और दूसरा जो है समूह के सदस्यों में संतुष्टि की भावना होनी चाहिए। नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व करता है वह जितने संतुष्ट होंगे उनका जो कार्य है वह उतना ही सफल होगा। 2018 में प्रश्न पूछा गया है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय भवन में इसके आसपास पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत विद्यालय भवन के व उसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। खेल के मैदान हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाए। विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगे होने चाहिए जिससे कोई जानवर आकर के उन पौधों को न खा सके। दीवारों एवं मुख्य भवन पर सफ़ेदी की हुई हो। मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पक्तियां हो जो सफ़ेद रंग से पुती हों। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख करिए। तो इसके अंतर्गत बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा है किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सत्य वाक्य का वाचन तथा उनका अनुसरण करने की प्रेरणा। और तीसरा उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन। नेक्स्ट है किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। शैक्षिक उपकरण है श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र एवं आकृतियाँ और ग्राफ। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM की सहायता से ज्ञान को अस्थायी और बालकों की इसमें रुचि बनी रहती है। श्यामपट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लिखकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की बगैर ब्लैक बोर्ड से संभव नहीं है गणित और विज्ञान को पढ़ाना। दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार के ज्ञान जो है वह ग्रहण करते हैं। NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं? मानवीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2019, 20, 21 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो मानव संसाधन के अंतर्गत किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी गण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालयों में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंश या घटक निम्नलिखित हैं, जिनमें प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र अभिभावक संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक अभिभावक संघ के 2 उद्देश्य बताइए। शिक्षक अभिभावक संघ के अग्रकृत उद्देश्य हैं विद्यालय के सभी शिक्षकों विद्यालय में गांव के सभी बच्चों के प्रवेश, विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रहने के संबंध। ठीक है, विद्यालय में जो शिक्षक अभिभावक संघ इसके अंदर विद्यालय में गांव के सभी बच्चों का विद्यालय में गांव के सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रहने का संबंध, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाई दूर करना, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की कमी दूर करना, बच्चों के पास लेखन सामग्री की उपलब्धता, बच्चों की कमजोरी पहचानना तथा दूर करना। ठीक है, इसके तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो कुछ प्रश्न हैं वे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हमें उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी सहायता भी मिलेगी।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला है, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधानाध्यापक, बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की। तो किसकी होती है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी आसान भी है। तो प्रधानाध्यापक की, क्योंकि स्कूल के प्रबंधन की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रधानाध्यापक की होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा है, निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होती है। तो टेलर ने कहा था। ठीक है, हम प्रारंभ में ही कहे थे कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इस संबंध में टेलर ने अपना विचार दिया। तो फिर ठीक है, रखते हैं वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।